आपको कल के क्लास में हमने बिहार प्रांत का गठन के बारे में बताया था कि किस प्रकार से बंगाल के साथ था, समझ में आ रहा होगा। और उसके लिए एक पृथक बिहार प्रांत के निर्माण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में चलाया गया था, वह बिहार के नेताओं के द्वारा चलाया गया था। इसके बारे में हमने 1912 तक की घटनाओं को एक क्रमबद्ध सिस्टम में लाने का काम किया। बिहार राज्य 1 अप्रैल 1912 को विधिवत बिहार राज्य की स्थापना हो जाती है और वहां से 1912 से लेकर 1947 तक आजादी मिलने तक और आजादी के बाद के दौर में आप देखेंगे कि बिहार बहुत बेहतर स्थान बनाए हुए है, राष्ट्रीय आंदोलन में एक बेहतर पोजीशन बनाए हुए है। तो हमने कहा कि अब यहां से लेके 12 से लेके 16 तक का घटनाक्रम देखते हैं कि मुख्य घटनाक्रम क्या क्या हो रहा है जो हमारे एग्जाम से, देखिए आपको फोकस है एग्जाम, बहुत लंबा कहानी नहीं लेना है। अब इस क्रम में 12 से लेकर और 16 का जो टाइम है, भारत का इतिहास देखेंगे तो कई घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं या राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए कार्यक्रम चल रहा है। तो पूरे भारत को समेटना अभी बहुत मुश्किल, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक की बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ जब आते हैं तो 12 में क्या हुआ कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हो रहा है। वह कहाँ हो रहा है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो 27वां अधिवेशन जो है आपको पटना में हो रहा है, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, पटना में हो रहा है। और बांकीपुर इसका जगह है, अधिवेशन लिख लीजिएगा बांकीपुर, बांकीपुर पटना, यहीं पे इस लाइन में लिख लीजिए स्थल बांकीपुर, ठीक है, लाइन उसमें ऐड कर लीजिए। तो हमने कहा कि इस समय आप देख रहे होंगे कि 1912 का टाइम है कि कांग्रेस, जिसकी स्थापना आपको पता है कि 1885 में हुई, छोटा सा बात है, पीछे के सारा इतिहास आपको पता होगा क्योंकि हमें अभी प्रॉपर बिहार का इतिहास बताना है। तो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ, जिसका अध्यक्ष RN मुधोलकर को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष से पूछेगा, देखिए यहाँ जो प्रश्न पूछेगा कि कौन सा अधिवेशन था 12 में कांग्रेस का, तो 27वां अधिवेशन था। कहाँ हो रहा था, तो बांकीपुर पटना हो रहा था। अध्यक्ष कौन थे, RN मुधोलकर थे। अभी तक जो प्रश्न का एरिया बनता है इस प्रश्न पर यह 3 है, क्योंकि आप देखेंगे कि अलग प्रांत बनने के बाद पहली बार हो रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस है। तो 3 चीज को हमेशा तुरंत 12 पे आए तो 12 पे एक और लिंक कर लेना है कि 12 पे क्या हुआ कि 27वां अधिवेशन हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो यह तीनों बात को आप लिंक कर लीजिए। इसमें क्या हुआ कि महामंत्री यशवंत सिन्हा को बनाया गया, ठीक है, स्थल हमने बता दिया कि बांकीपुर पटना, और स्वागत समिति का अध्यक्ष इसका मौलाना मजरूर हक को बनाया गया था। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने कहा कि 1914 12 से ठीक जस्ट बाद 2 साल बाद आप देखेंगे कि यहाँ प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा है, 14 से 18, समझ में आ रहा होगा, शुरुआत 18 आपको यहाँ प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तो यहाँ देखिए कांग्रेस ने क्या किया कि इंग्लैंड के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, जिस प्रतिनिधि मंडल में 2 भारतीय थे, एक थे मजरूर हक साहब और दूसरा SN सिन्हा, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रतिनिधि मंडल में बिहार से कौन कौन लोग थे, तो मजरूर हक और SN सिन्हा साहब थे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब वापस आ रहे थे तो मजरूर हक साहब ने क्या किया कि लौटते क्रम में तुर्की गए और वहां जाकर तुर्की के सुल्तान से मिले कि मजरूर हक, याद रखिए कि जब वो वापस आ रहे थे इंग्लैंड से तो मजरूर हक साहब ने क्या किया कि तुर्की गए और वहां के सुल्तान से मिलने के काम किया। जो देश की समस्या थी या अंग्रेज जिस प्रकार के रेगुलेशन बनाए हुए थे उस पर चर्चा हुआ होगा, यही हुआ होगा, समझ में आ रहा होगा। फिर हमने कहा कि इसी समय आपको दिखाई पड़ेगा कि पश्चिमोत्तर भारत, सिंधु नदी की जो पश्चिम का हिस्सा है, आप उस क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ एरिया है, वहां पे अस्थायी सरकार का गठन होता है, समझ में आया होगा। और यह अस्थायी सरकार का गठन पहली बार आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें जो राजा महेंद्र थे उनको राष्ट्रपति बनाया गया। पूछेगा अस्थायी सरकार की गठन हुआ, उसमें
राष्ट्रपति कौन थे? तो राजा महेंद्र थे। पीएम किसे बनाया गया था? तो बरकतुल्ला को बनाया गया था, बरकतुल्ला को बनाया गया था। गृह मंत्री कौन थे? तो अब्दुल्ला थे। यहाँ तक बात समझ में आया? अब क्या हुआ कि गृह मंत्री के द्वारा एक दैवी सेना का गठन किया गया था जिसका मुख्यालय मदीना था, और इसी सेना में 3 महत्वपूर्ण बिहारी या बिहार के लोग उसको नेतृत्व ही प्रदान कर रहे थे सेना में। तो अब्दुल अजीज साहब थे दरभंगा से, दूसरा मौलवी अब्दुल रहीम, यह पटना से थे, पटना सिटी के थे, और मौलवी अब्दुल्ला ये भोजपुर से थे। हो सकता है बहुत ट्विस्ट करेगा तो यहाँ क्वेश्चन ले जाएगा, बहुत ट्विस्ट करेगा तब, या साथ नहीं है इस प्रश्न को, उसको लगा कि नहीं बच्चा को और थोड़ा हार्ड करते हैं, कट ऑफ हमको 60, 70, 80 लाना है, 85 पर लाना है, 90 पर लाना है, तब नहीं जितना सिंपल क्वेश्चन होता है वो कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना रहती है, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा तो कट ऑफ थोड़ा नीचे होगा। फिर हमने कहा कि इसी समय आपको दिखाई पड़ेगा कि 1916 की ही घटना है। 1915 में हमने एक लाइन पहले जान लीजिए, एनी बेसेंट की एक पुस्तक छपी, इंडिया अ नेशन। इसमें लिखा गया था कि भारत स्वतंत्र होकर ही रहेगा। उसमें स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है आपको, लेकिन उसमें लिखा गया था कि भारत स्वतंत्र होकर ही रहेगा, उसको होना ही है स्वतंत्र। इंडिया अ नेशन जो पुस्तक है इसमें चर्चा किया गया था या लिखा गया था। फिर आप जब देखेंगे 1916 में ही क्या हुआ कि केंद्रीय विधानसभा ने क्या किया कि वायसराय के साथ स्वशासन को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचित 19 सदस्यों ने क्या किया कि वायसराय को एक ज्ञापन सौंपा, जिस 19 सदस्यों में एक बिहार से भी थे, मौलाना मजरुल हक। मौलाना मजरुल हक। तो अभी आप इन चीजों को ध्यान रखिए। यहाँ ध्यान रखने वाला जो मूल चीज है 16 तक, एक तो 27वां कांग्रेस अधिवेशन पहला, दूसरा कि 14 में जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है उसमें 2 व्यक्ति मजरुल हक और यशवंत सिन्हा को याद रखिए। तीसरा कि इसी दौर में आपको पश्चिमोत्तर प्रांत पर अस्थायी सरकार का निर्माण हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति राजा महेंद्र और पीएम बरकतुल्ला बनाए गए। बस इन दोनों को याद रखिएगा। इसी दोनों से यहाँ तक अभी तक ज्यादा प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा कि राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए, तो राजा महेंद्र और पीएम बरकतुल्ला। यहाँ तक, यहाँ से आप थोड़ा सा आगे आप जान लीजिएगा कि एक पुस्तक छप रही है इंडिया नेशन, जिसमें क्या हुआ कि भारत स्वतंत्र होकर रहेगा। एनिवेशन की पुस्तक है, एनिवेशन की पुस्तक है। इन बातों को अगर आप याद रखते हैं तो बिहार की दिशा से या बिहार के अनुकूल आप यहाँ तक की जानकारी घटना आप याद कर लेंगे, जो परीक्षा में पूछेगा आप क्वेश्चन कर लेंगे। फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। हेडिंग लगाइएगा, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। अचानक विद्रोह जो होगा अचानक फूट पड़ेगा। दिशा हो सकता है, दिशा नहीं भी हो सकता, ठीक है, व्यक्तिगत स्वार्थ से भी हो सकता है। इसमें ज्यादातर व्यक्तिगत स्वार्थ भी छुपा हुआ होगा। तुरंत आप विद्रोही हो जाएंगे अगर हम नहीं ठीक से पढ़ाएं, नहीं अच्छे से काम करें तो आप तुरंत विद्रोही हो जाएंगे हमारे खिलाफ। बात समझ में आ रहा होगा? तो ये विद्रोह की स्थिति है, डायरेक्शन है भी और नहीं भी। समझ में आ रहा होगा? नेतृत्वकर्ता मिलेंगे भी तो हो सकता है अपने स्वार्थ से करते। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। इसका मतलब जो पहले वाले व्यवस्था देख रहे हैं, ठीक है, उसे समाप्त करके एक नई व्यवस्था। एग्जाम्पल स्वरूप मध्यकालीन, पहले प्राचीन में देखिएगा, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है, ये आपको मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में हुआ कि पशुपालन है, समझ में आया? यहाँ आते आते क्या हुआ कि ऐसी क्रांति हो गई जो कृषि आ गया। पशुपालन तो चलेगा, पूरे व्यवस्था को क्या किया, समझ आ रहा है? कहेगा फ्रांस के शासक नेपोलियन के बारे में कि वह क्रांति से उपजा था और उसी क्रांति को उसने नाश कर दिया, हत्या कर दिया। समझ आ रहा है? क्रांति करता है, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, जो व्यवस्था उसको बदल के एक नई व्यवस्था को लाना ही क्रांति। समझ में आ रहा होगा? यहाँ क्या होगा, आंदोलन या भविष्य, इसमें आपको लक्ष्य भविष्योन्मुखी दिखाई पड़ेगा। एक लीडरशिप होगा, यहाँ पर लीडरशिप यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक व्यवस्थित क्रम में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनका एक कार्यक्रम होगा। आंदोलन जब करेंगे
तो एक कार्यक्रम होगा, एक मांग होगा, एक अपना क्या होगा कि इनका लीडर होगा। यह आंदोलन में देखेंगे तो ज्यादातर अहिंसात्मक होता है। यह जो है अहिंसात्मक होगा, हिंसा का इसमें बहुत कम गुंजाइश होता है। क्रांति में हो सकता है कि हिंसा होगा यहाँ, अब देखिए फ्रांस की क्रांति में काफी हिंसा है, लेकिन आंदोलन में देखेंगे तो यहाँ हिंसा नहीं, अच्छा मतलब भविष्य इसमें दिखाई पड़ेगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। यह इसका आपको दिखाई पड़ेगा कोई राष्ट्रीय नेता है उभरा हुआ है जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, मांग कर रहा है। तो ये डिफरेंस आपको आना चाहिए विद्रोह, क्रांति और आंदोलन के क्षेत्र में। कोई दिक्कत नहीं। आइए हम बिहार में आइए देखते हैं। अब देखते हैं आधुनिक बिहार का जब इतिहास देख रहे हैं तो हमने आपका जो बिहार प्रांत के गठन के जस्ट बाद जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। आप सोचिए कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद दो जगह शुरू हुआ हो, एक भारत के स्तर पर हुआ होगा और दूसरा बिहार के स्तर पर हुआ होगा। तो बिहार का अपना इतिहास है, उनकी अपनी पहचान है, इसलिए वो क्वेश्चन सेट किया जाता है कि भाई आप इसको भी जान लीजिए। अगर आप इन बिहार से जुड़े हुए जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता हैं अगर उनको नहीं जानेंगे तो उनको जीवंत कौन रखेगा। पढ़ाने का सरकार का मोटिव यही है कि जो उन्होंने कुर्बानी दिया इस देश को आजादी दिलाने के लिए, तो अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिए, जान की बाजी लगा दी, तो कम से कम आप पढ़ के तो आप उन्हें याद रखें। इसलिए भारत को तो आप पढ़ ही रहे थे, कहा कि कमीशन नहीं, कि नहीं कमीशन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का कल्चर, यहाँ से जुड़ने वाले जो लोग होंगे उसको जरूर जानेंगे। तो हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो अब दो लाइन में लेके आता हूं। जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो वहां से आपको दिखाई पड़ेगा कि उदारवादी और उग्रवादी दो धारा चलता है, ठीक है, दो धारा चलता है। तो पहले उदारवादी अपना एक प्रोग्राम कार्यक्रम बना के राष्ट्रीय आंदोलन, भले वो शहरी लोग थे लेकिन आगे लेके चलने का काम किए। लेकिन उसी गुट से कुछ शिक्षित और देसी विचारों को बढ़ाने वाले, देसी संस्कृति को बताने वाले लोग जो थे, उन्होंने कहा कि आपका जो विचारधारा है, दो गुट था, एक उग्रवादी एक उदारवादी। तो उदारवादी की विचारधारा को उग्रवादी ने कहा कि भाई आपके विचारधारा में तो सुधार कीजिए या नया चीज हम लाते हैं। तो दो धारा बनते चल गया। एक तीसरा युवाओं का था, वर्ग था, उसमें लड़कियां भी थे, युवा लड़के भी थे। उन्होंने देखा कि ये जो है दोनों का जो विचारधारा है इस पर भी हमें आजादी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ब्रिटिश भय को समाप्त करना चाहते थे। जो युवा थे अलग तरीके से, कहने का मतलब कि एक धारा बुजुर्गों का था, उदारवादी का था, एक बड़े बड़े स्कॉलर का था, उग्रवादी का था, एक युवाओं का धारा था जो अपने कांधे पे राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर आगे बढ़ने का काम किया था। समझ आ रहा होगा। तो ये हुआ कैसे कि इसके लिए आपको दिखाई पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी घटनाएं घटी जो उनको हिम्मत दे रहा था, पहला। दूसरा, बंगाल का विभाजन हो गया था, इससे भी क्षुब्ध थे। तीसरा कि ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा अलग अलग प्रताड़ित किया जाता था युवाओं को। ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश भारत सरकार था, वह कठोर से कठोर कानून बना रहा था, वह भी तकलीफ दे रहा था। इसके अलावा युवाओं ने देखा कि ये जो गुट है, दोनों गुट, इससे अगर हम इसके आधार पर देश को आजादी नहीं मिल सकता है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या है कि आम जनमानस में भय पैदा कर रखा है। तो यह सारी जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ेगा कि पहले बंगाल में भी क्रांतिकारी आतंक राष्ट्रवादी हैं, आपको पंजाब, महाराष्ट्र, या आप ऐसे कह सकते हैं 85 के बाद से ही शुरू हो जाता है। अकाल पड़ रहा है देश में, अकाल आने का काम हो रहा है, तो इसके लिए कोई सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है। इन सारी पृष्ठभूमि ने क्या किया कि एक नई धारा को निर्माण कर दिया, जिसका नेतृत्व यहाँ युवाओं के द्वारा हो रहा है। चाहे वो सचिंद्र सन्याल हो या बड़े बड़े सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इससे जुड़ेंगे इस तरह से। तो कई सारे महत्वपूर्ण नेता जो है आपको इससे जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। समझ में आ रहा हो। अलग भगत सिंह का भी नाम बाद में चल के आएगा, चंद्रशेखर आजाद, सारे नाम जो सुन रहे हैं यह क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों से जुड़ा हुआ है। इसके दो चरण थे, 1905 से लेकर 1919 का एक धारा होगा, दूसरा गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद का दूसरा धारा होगा, इसमें भगत सिंह का आप बहुत महत्वपूर्ण रोल देखेंगे और दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि इन पृष्ठभूमि पर ही क्रांतिकारी राष्ट्रवादी बिहार में भी अपना
एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, आंदोलन को अपने कांधे पे लेके चल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बिहार के मानचित्र को आप देखेंगे, नजर दौड़ाएंगे तो बिहार में कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया गया और इसके माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा देने का काम कर रहे हैं। कारण क्या है कि आपको दिखाई पड़ेगा कि 1907 में सूरत में कांग्रेस की दोनों धारा में क्या होता है, विभाजन हो जाता है, समझ में आ रहा होगा। और अंग्रेज या ब्रिटिश हुकूमत ऐसा चाह ही रही थी, तो अब कोई ना कोई तो धारा चाहिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाए। तो यही क्रांतिकारी राष्ट्रवादी युवा थे जो अपने कांधे पर लेकर इस धारा को आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो इसमें क्रम देखते हैं तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, भारत को पूरा अभी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ जब आप चलेंगे तो डॉक्टर ज्ञानेंद्रनाथ मित्र, बाबा ठाकुरदास और केदारनाथ बनर्जी बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस आंदोलन के कर्णधार माने जाते हैं, पहली बात। दूसरा देखेंगे कि धर्म पताका नाम का एक पत्रिका छपरा से प्रकाशित होती थी। कहां से प्रकाशित होती थी? धर्म पताका छपरा से प्रकाशित होती थी। यह इसके जो लेखक थे या रचयिता थे, सिवान के बिहारी लाल गुप्त द्वारा लिखा गया था। सिवान को पूछेगा कि धर्म पताका किसकी रचना है, तो बिहारी लाल गुप्त की रचना है। यहाँ तक की बात हमने बताया। फिर हमने कहा कि जब आप आगे बढ़ते हैं 1906-07 का बिहार देख रहे हैं, तो यहाँ पे रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना हो रही है और यह रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुरदास के द्वारा हो रहा है। और इन्होंने दी मदरलैंड नाम से पत्र का प्रकाशन किया या संपादन करने का काम किया, जिसमें क्रांतिकारी प्रचार प्रसार विचारधारा को लाने का कार्य किया। समझ आ रहा होगा। दी मदरलैंड आगे जब जाएंगी असहयोग आंदोलन के समय में, तो मजरूल हक साहब के द्वारा भी लिखा जा रहा है। समझ आ रहा होगा। लेकिन पहली बार आपको दिखाई पड़ेगा, ये बहुत ध्यान से देने का चीज है। दी मदरलैंड का प्रकाशन पहली बार पूछे तो बाबा ठाकुरदास का। हमने कहा कि बंगाल जो था, बंगाल में क्या हुआ कि युवाओं के साथ कई प्रताड़ित कानून बन चुके थे। समझ आ रहा होगा। लॉर्ड कर्जन का भी क्रूर नीति था बंगाल में। लॉर्ड कर्जन का भी पूरे भारत पर भी ऐसा नीति बना रहा था, कई प्रकार के का शोषणकारी नीति बना रहा था। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इसी समय क्या हुआ कि 30 अप्रैल, ठीक है, 1908 का दिन है। 1908 में आते हैं भाई। तो 1908 में क्या हुआ, बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि बंगाल का दो व्यक्ति, दो युवा, क्रांतिकारी युवा, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया कि वहां पहले मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड पहले बंगाल में था और उसने काफी मतलब अन्याय और अत्याचार करने का काम किया था। कहा कि नहीं, इसे तो मार ही देंगे। समझ में आ रहा होगा। अब उनकी नियुक्ति मुजफ्फरपुर में हो जाता है। तो बंगाल का दो युवा खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया कि मुजफ्फरपुर आया। टारगेट था कि D.H. किंग्सफोर्ड को हत्या कर देना, मार देना, और उस पर उसी के उद्देश्य से बम फेंका। लेकिन जब वो निकल रहा था गाड़ी से, गलती से क्या हुआ कि प्रसिद्ध वकील थे वहां का प्रिंगले केनेडी, ठीक है, कि पत्नी तथा बेटी मारी गई। किंग्सफोर्ड बच गया और दूसरा व्यक्ति मारा गया। इसमें यहाँ तक बात समझ में आया। जब मारा गया तो ये निकल चुके थे, यहाँ से निकल चुके थे। तो दिखाई पड़ेगा कि इनको जो है खुद्दीराम बोस को क्या किया कि जीतू शाही हलवाई का दुकान के पास से शिव प्रसाद और फतेह सिंह के द्वारा क्या किया, गिरफ्तार करने का काम हुआ है 1 मई 1908। पूछेगा कि खुद्दीराम बोस पहला की बम कब फेंके, तो 30 अप्रैल 1908 के बम कब फेंके, तो 30 अप्रैल 1908 के। गिरफ्तार कब किया गया, 1 मई 1908 को, ठीक है। अब इसी समय में आपको दिखाई पड़ेगा कि 2 मई 1908 को प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, चाकू मार लिया, यानी अपने आप को हत्या कर लिया, समाप्त कर लिया। और इसके लिए जो जिम्मेदार दरोगा था, ठीक है, चाकी की हत्या के लिए जिम्मेदार दरोगा नंदलाल बनर्जी की भी गोली मार दिया गया युवाओं के द्वारा। उन्होंने देखा यही जो मेन हीरो है, जिस कारण से उनको हत्या करना पड़ा। समझ आ रहा होगा। फिर क्या हुआ कि मुकदमा चलने लगा खुद्दीराम बोस पर। मुकदमा चल रहा था, तो मुकदमा पूछेगा कि खुद्दीराम बोस के जो मुकदमा चल रहा था, ये केस चल रहा था, उस समय न्यायाधीश कर्नड था। कौन था?
कर्नड था तथा उनका जो वकील था, जो मुकदमा सुनता था, उसका नाम था कर्नड और उनका वकील था कालिदास वसु। उनके जो वकील का नाम है कालिदास वसु थे, समझ में आ रहा होगा। और अंततः वह 11 अगस्त का ऐसा दिन था, भारत की एक वीर सपूत को क्या किया, खुदीराम बोस को की फांसी दे दी गई। यहाँ तक की बात समझ में आ रहा होगा। 11 अगस्त का भारत के लिए तो बहुत अपूर्ण क्षति था ना, एक युवा को फांसी दे दिया गया। तो आपको यहाँ आपको याद रखना है 30 अप्रैल उनसे जुड़ा हुआ, 30 अप्रैल 1908, 1 मई 1908 खुदीराम बोस से, फिर आगे कहेंगे तो 11 अगस्त 1908। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछने का चांस है टीएच किंग्सफोर्ड, ये भी आपसे पूछ सकता है। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा कि उस समय जो मुकदमा सुन रहे थे उस न्यायाधीश का नाम क्या था, कर्नड था। उनके वकील का क्या नाम था, तो कालिदास वसु। अगर स्टेटमेंट भी आप खुद सोचिए कि खुदीराम बोस पर आयोग को अगर हुआ कि थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो पहला स्टेटमेंट रखेगा, यहीं से रख देगा कि खुदीराम बोस का जो मुकदमा सुन रहे थे उनका नाम कर्नड था, एक लाइन दे देगा। दूसरा यहीं से निकालना होगा कि उनका वकील जो है रामदास वसु थे, लेकिन रामदास वसु ना होके यहाँ कालिदास वसु है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड भी अगर ज्यादा ट्विस्ट करने का इच्छा होगा तो यहाँ से किया जा सकता है। तो यहाँ तक की बातें आप सब लिख लिए होंगे और समझ भी गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। आइए इधर। अभी हमने आपको बताया कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी में आपको क्या बता रहे थे, 1908 की घटना बता रहे थे, खुदीराम बोस के बारे में डिटेल बताया। खुदीराम बोस से जब हम आगे बढ़ते हैं, ये घटना 1907 का ही है, ठीक है। तो दिखाई पड़ेगा इलाहाबाद से शांति नारायण के द्वारा, इलाहाबाद से स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला गया था। इस पत्र में क्या था कि यह जो पत्र था इसमें मुजफ्फरपुर बम कांड से रिलेटेड, मुजफ्फरपुर बम कांड से रिलेटेड दिया गया था निबंध, ऐसे लिखा गया था। इस कारण से क्या हुआ कि शांति नारायण को सजा दिया गया। फिर हमने आप देखेंगे क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने में मैजिक लालटेन इंद्रनाथ नंदी के द्वारा मैजिक लालटेन के माध्यम से क्रांतिकारी विचारधारा को प्रचारित किया जा रहा था। तो आपसे पूछेगा कि मैजिक लालटेन किससे जुड़ा हुआ है, इंद्रनाथ नंदी इसके माध्यम से क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे थे। हमने कहा था कि बंगाल में आपको क्रांतिकारी समितियां गठित हो चुकी थी, उसकी शाखा आपको बंगाल में भी दिखाई पड़ेगा। तो 1913 में पटना में दिखाई पड़ेगा कि सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, गौर से सुनिए कि पटना में अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। कब किया गया था, तो 1913 में किया गया था, कोई दिक्कत नहीं। जब इस समिति का गठन कर दिया गया तो इतना आप जान रहे हैं कि सचिंद्रनाथ सन्याल अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे होंगे। इन पर क्या हुआ कि बनारस में मुकदमा चला और इनको काला पानी की सजा हो गई। जब सजा हो जाती है तो इस समिति का भार जो आ जाता है बंकिम चंद्र मित्र के ऊपर आ जाता है। अनुशीलन समिति का भार किसके ऊपर आता है, बंकिम चंद्र मित्र के ऊपर आता है। तो उसने क्या किया कि अपने इस विचारधारा को बढ़ाने के लिए क्या किया, 1915 में लिबर्टी लेफ्लेटस बांटा, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि पटना नेशनल कॉलेज के विद्यार्थी अखिल चंद्र दासगुप्त और टीके घोष एकेडमी के रघुवीर सिंह सहयोग दे रहे थे, सहयोग देने का काम कर रहे थे। यहाँ तक की बात आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा कि बंगाल के क्षेत्रों में एक और शाखा या समिति थी जो क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रही थी, वह ढाका अनुशीलन समिति। इसने भी क्या किया कि बिहार में अपना सक्रियता बढ़ाया, और सक्रियता बढ़ाने के बाद तो जब कोई समिति या संगठन बनेगा तो निश्चित है कि उसका मेंबर होगा, विचारधारा किसी प्रकार का हो, समझ में आ रहा होगा। तो ढाका अनुशीलन समिति को देखेंगे तो उसका केंद्र है बिहार के भागलपुर वाला क्षेत्र। कहाँ है,
भागलपुर वाला क्षेत्र है। तो भागलपुर वाला क्षेत्र को जब देखेंगे तो वहां पे 3 लोग बहुत सक्रिय हैं, रेवती नागा, फणिभूषण भट्टाचार्य और नलिनी बागची। यह आपसे जैसी बात आएगा 3 मेंबर का अगर नाम आता है कि ढाका अनुशीलन समिति में कौन कौन सदस्य सक्रिय सदस्य थे, तो रेवती नागा, फणिभूषण भट्टाचार्य और नलिनी बागची, इस तीनों का नाम दे तो सीधा आपको ई ऑप्शन पे जाना है। पूछेगा कि अनुशीलन समिति जो भागलपुर के क्षेत्र में गठित किया गया उसका प्रमुख या प्रधान कौन थे, तो आपको जवाब देना है कि रेवती नागा। यहाँ तक की बात आप समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलते हैं कुछ आगे, अन्य चीजों को देख लेते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा से। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा, उनके संगठन और उनसे जुड़े हुए लोग, यहाँ ये अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो आपको दिखाई पड़ेगा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी में कि पटना में ही डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ मित्र, ठीक है, एवं छपरा के शरीफ प्रसाद इससे जुड़े हुए हैं, 2 व्यक्ति यहाँ जुड़े हुए हैं। फिर हमने कहा कि 29 मई 1915 को क्या हुआ कि बक्सर के हाई स्कूल में यदुनाथ सरकार की अध्यक्षता में आपको दिखाई पड़ेगा युवक संघ की स्थापना हुई। पूछेगा कि युवक संघ की स्थापना किसने द्वारा किया गया, तो यदुनाथ सरकार के द्वारा किया गया है। कब किया गया, तो 1915 में, सिर्फ 15 याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि 29 मई, क्योंकि हो सकता है आगे पीछे डेट होते रहता है। तो इसलिए युवक संघ की स्थापना हुई। यह भी क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने के लिए किया जा रहा था। यहाँ तक कि हमने बात आपको बताया। फिर हमने कहा कि बिहार से रिलेटेड क्रांतिकारी जो पत्र पत्रिकाएं थे उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मैसेज ऑफ सॉल्वेशन एक, दूसरा आरा सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र, ये दोनों शमसुल जोहा के द्वारा प्रकाशित था। यहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन को तो आप इससे पूछ सकता है, मैचिंग में दे देगा इसमें कौन किसका नहीं है, या आपको दिखाई पड़ेगा कि अगर अच्छे से अगर आप पत्रिका को ध्यान देखते हैं, मैसेज ऑफ सॉल्वेशन आपको माइंड में वहां क्लिक करेगा कि अच्छा ये तो देखा हुआ है। आरा सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र शमसुल जोहा, दोनों के शमसुल जोहा है। बिहारी जो क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ा हुआ है बाबू महेश्वरी प्रसाद का था, जो इससे जुड़ा हुआ है। इस अखबार का संपादक भी थे इसका। और यह क्या हुआ कि जब संपादक का कार्य हो रहा था, संपादक का कार्य के क्रम में ही कि सरकार के अगेंस्ट में ज्यादा लिखा जा रहा था, लेख जो होता था इसमें सरकार के खिलाफ था। सरकार ने कहा कि नहीं, आप मेरे योग्य नहीं है, तो बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटा देता है और कनिंघम को नियुक्त करता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आया कि कनिंघम को नियुक्त किया। फिर क्या हुआ कि आप मुजफ्फरपुर जाएंगे तो मुजफ्फरपुर से सतयुग नाम से समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाएं निकल रहा था, जिसका निकालने का काम पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा किया जा रहा था। तो पूछेगा कि सतयुग किससे जुड़ा हुआ है, तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा, रत्नाकर प्रेस। फिर हमने कहा कि मुजफ्फरपुर रत्नाकर प्रेस से ही स्वराज कथा और मां की पुकार, यह भी पत्र पत्रिकाएं निकल रहे थे बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा, रत्नाकर प्रेस से, जिसे जब्त कर लिया गया था, इसे जब्त कर लिया गया था। फिर आप देखेंगे कि खूनी कफन नामक एक कविता को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि 12 जुलाई 1919 को जब्त कर लिया गया। तो इस तरीके से आप बिहार में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा था, जो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे लेकर चलने का काम कर रहे थे, इसको अभी आपने बारीकी से देखा, जो एग्जाम पॉइंट से जरूरी था। यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा आप सिंसियर होके क्या कीजिए कि रिवीजन करने का काम कर लीजिए। अभी जाके फिर रिवीजन, फिर आने के क्रम में रिवीजन कर लीजिएगा, यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज के क्लास आपको इतिहास वाला यहीं रोकते हैं।